हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, और उसमें भी ये बात करने वाले हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर इसमें हम कैसे तैयारी करेंगे, वैकेंसी कम आई है। तो बहुत डाउट स्टूडेंट को है, काफ़ी डाउट है। तो उन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए हम आपसे आज बात करने वाले हैं कि ये जो IBPS है, ठीक है, IBPS में जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है स्टूडेंट, इसमें जो वैकेंसी आई है जो 346 वैकेंसी आई है लगभग, तो इसमें इसकी तैयारी कैसे की जाए। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि आपको ऐसे करना चाहिए, बट ये मैंने 2-3 बार क्रैक किया है, 2-3 बार मैंने इसको मेंस दिया है, एक बार इंटरव्यू भी दिया है। तो मुझे लगता है कि मैं बता सकता हूँ कि आपको कि इसमें कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और आप इतने कम समय में यानी कि 90 दिन के अंदर आप कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फ्रेशर है, उसको कुछ भी नहीं पता, यानी कि IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में उसको कुछ नहीं पता कि प्री में क्या आता है और क्या टॉपिक आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत सारे टॉपिक तैयार करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वहाँ पर आते नहीं हैं। दूसरा है कि वे अच्छी तरह से उसको तैयार नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि वे उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते, जिससे वहाँ पर वे क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से वे उनका प्री जो होता है क्लियर नहीं होता है। देखो, IBPS AFO का जो प्री एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट्स, प्री एग्ज़ाम जो होता है वो ओनली स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, पास करना होता है। इसमें आपके नंबर्स ऐड नहीं होंगे, केवल आपको पास करना होता है बस। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको आज ये बताऊंगा, अगर कोई जो भी विद्यार्थी यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे उसने एग्ज़ाम दिया हो काफ़ी बार, अगर वो इस वीडियो को देखता है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेता है, तो उस स्टूडेंट्स को मतलब प्री में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी जो सेल्फ एक्सपेरिमेंट चीज़ें हैं, जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट की थी AFO के समय, खुद चीज़ों को इन्वेंशन किया था, यानी कि कुछ ट्रिक्स मैंने अपनाई थी, उन सभी ट्रिक्स के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को टारगेट कर रही है उनके लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, माफ़ कीजिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये वाला, इसके बारे में हम केवल आज बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? ये जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, केवल इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब बात करें तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये नंबर 2, ठीक। सबसे पहले बात तो स्टूडेंट्स ये होता है कि ये प्री क्वालिफाई क्यों नहीं होता है। उसके कुछ लॉजिक हैं, कुछ कारण हैं। कारण ये है कि स्टूडेंट्स मेंस पर फोकस करता है ओनली, और प्री को वो समय नहीं देता। कहता है कि इसमें तो मैं 5 नंबर ले आऊँगा, 10 नंबर ले आऊँगा और इसमें पास हो जाऊँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, मेंस की अच्छी से तैयारी करो। बिल्कुल, आप मेंस की आप अच्छे से तैयारी करो, लेकिन उससे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं करते हो तो मेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, कारण ये होता है कि कुछ बच्चों का क्या होता है कि जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो अच्छा होता है, यानी कि उसका मेंस अच्छा है। किसी का प्री एग्ज़ाम अच्छा होता है, प्री का मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा है, लेकिन मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा है, मैथ, रीजनिंग अच्छा नहीं, इस तरह की चीज़ें उनके सामने ये होती है। ओके, दूसरा है कि मेंस अच्छा है लेकिन प्री अच्छा है लेकिन मेंस अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग का मेंस एग्ज़ाम अच्छा होता है, यानी कि मैं एग्रीकल्चर मेरा अच्छा है लेकिन प्री मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जब पेपर में प्री में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और मेंस का एग्ज़ाम देखते हैं कहीं पर, यानी कि कोई एनालाइज कर रहा है उस समय उसको देखते हैं, तो वो कहते हैं कि यार मैं तो इसमें से 35-40 क्वेश्चन कर लेता अगर मेरा प्री एग्ज़ाम होता। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट को लेकर, तो आज मैं इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा स्टूडेंट्स। इस वीडियो को कंप्लीट अगर कोई भी विद्यार्थी देखेगा तो उसके डाउट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। सभी क्लियर चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है कि आप यहाँ पर आप डेट देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए
ठीक है, ये टेंटेटिव डेट है रजिस्ट्रेशन की है। और उसके बाद प्री एग्ज़ाम कब होगा, ये नवंबर में लिख रहा है इसका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन। और आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर जनवरी में ही होता है। ठीक है, आपकी बात दिसंबर में है, दिसंबर 2024 में है। ये कुछ डेट हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद अब बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, वैकेंसी को लेकर। क्योंकि देखो एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले कोई भी विद्यार्थी होता है जब वो तैयारी करता है तो वैकेंसी को देखता ज़रूर है। देखो वैकेंसी से उसको क्या मतलब होता है, वैकेंसी का मतलब ये है कि अगर उसको 1000 वैकेंसी भी दे दो तब भी उसको कम लगेगी, 500 वैकेंसी दे दो तब भी उसको कम लगेगी। ये स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वो थॉट होता है। क्योंकि देखो वैकेंसी आपको एक चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपको एक नौकरी चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए। लेकिन हमारा माइंड क्या कहता है कि वैकेंसी अगर ज़्यादा होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, सफल होने की संभावना ज़्यादा होगी, यानी कि हम उसको क्रैक करने की संभावना ज़्यादा होगी, कट ऑफ कम जाने की संभावना होगी, ये सभी चीज़ें वो सोचता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर वैकेंसी ज़्यादा होगी तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, इस बात को भी रखें। और वैकेंसी कम होगी तो कंपटीशन तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। कारण यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो उसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब इसमें ये चीज़ें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि देखो सबसे पहले वैकेंसी को डिस्कस करना ज़रूरी होता है। इस बैंक ने वैकेंसी नहीं दी है, ना ही इसने दिया है, और सेंट्रल बैंक ने नहीं दिया, इंडियन बैंक ने अभी तक नहीं दिया है, पंजाब ने नहीं दिया, ठीक है, और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक वैकेंसी को नहीं दिया है। यानी कि लगभग कुछ ये जो वैकेंसी है 346 है लगभग, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये 346 ही है, चलो मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ कि क्या ये 346 ही रहेगी, नहीं, ये वैकेंसी इंक्रीज होगी, 110% इंक्रीज होगी। 100% की बात मैं कभी नहीं करता हूँ, ठीक है, 110% होगी। अब कब होगी, कब वैकेंसी कब इंक्रीज होगी, प्री एग्ज़ाम में तो नहीं होगी। प्री एग्ज़ाम के लिए तो आपको 346 पे ही फाइट करनी पड़ेगी। मेंस एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि 346 पे ही आपको फाइट करनी पड़े। लेकिन हाँ, इंटरव्यू के समय ये वैकेंसी बढ़ेगी। जिस विद्यार्थी का मेंस निकलेगा वो ये समझ लीजिएगा उसका 110% सिलेक्शन होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। चाहे वो ये अगर 346 पे ही मेंस अगर उसने निकाल दिया तो ये समझ लीजिए कि उसका सिलेक्शन होगा, चाहे उसके नंबर कितने ही आए, ठीक है, कट ऑफ कितनी ही जाए वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका मेंस निकल गया 346 पे तो उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि वैकेंसी 3 मेंस के बाद ही इंक्रीज़ की जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है कि वैकेंसी जो होगा आपको जो फाइट करनी होगी वो कितने पर करनी होगी, 340 पे प्री एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है मेंस एग्ज़ाम के लिए भी आपको 340 पे करनी पड़े फाइट, लेकिन इंटरव्यू के समय वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी बार मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। बिल्कुल अगर कोई विद्यार्थी किसी ने एग्ज़ाम क्रैक किया है वो मेरी बात को समझ पाएगा। ठीक है, जो फ्रेशर है उसको थोड़ा सा क्या लगेगा, सर ये कैसे बात कर रहे हो, प्री के लिए कैसे होगा। बिल्कुल प्री के लिए आपको 346 पे ही जाना पड़ेगा। हो सकता है कि मेंस पे भी आपका जो मेंस है वो भी 346 पे ही आपको कंडक्ट कराया जाए। लेकिन जिस विद्यार्थी का मेंस क्लियर होगा उसका सिलेक्शन क्लियर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वैकेंसी उसके बाद ही बढ़ेगी, मेंस के बाद ही आपकी वैकेंसी इंक्रीज की जाएगी। ओके, अब ये तो हमने वैकेंसी के बारे में बात कर लिया है। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर ओबीसी की वैकेंसी, एक ओबीसी पे कितने आवेदन होते हैं, एससी पे कितने आवेदन होते हैं, जनरल पे कितने आवेदन होते हैं। देखो आवेदन की बात मत करो, ठीक है, जनरल ओबीसी एससी ये कोई नहीं डिस्क्लोज करता है। आईबीपीएस को ही पता है कि कितने एससी के कैंडिडेट आए हैं, कितने ओबीसी के आए हैं और कितने एसटी के आए हैं, वो आईबीपीएस ही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। ठीक है, और उस पर बात मत करो कि वह जनरल की कितने होगी। आपको वैकेंसी से मतलब है, अब जनरल ओबीसी सब लिखा हुआ है, आवेदन नहीं बताता कोई।
वैकेंसी डिस्क्लोज़ कर देगा कि ओबीसी की इतनी वैकेंसी है, एससी की इतनी है, लेकिन ये नहीं बताएगा कोई कि आपको कि कितने आवेदन हुए हैं, वो तो IBPS ही बताएगा, ठीक है। इससे पहले मेरी एक वीडियो थी, उसमें मैंने एक चीज़ भूल गया मैं आपको डिस्कस करना। उसमें मैंने क्वालिफ़िकेशन को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन तो हर स्टूडेंट जानते हैं, BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। BSc एग्रीकल्चर अगर आपके पास है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए स्केल 1 के लिए आप एलिजिबल हो। ये तो मैंने डिस्कस करा है, ठीक है, बट उस वीडियो में मैंने नहीं बताया, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए कम से कम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी 30 से ज़्यादा है तो आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है, यानी कि आपकी उम्र में छूट भी मिलती है। 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेशन, बैंकिंग, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज और इंजीनियरिंग। तो ये आपका क्वालिफ़िकेशन है BSc एग्रीकल्चर, ठीक है स्टूडेंट, ये बात है समझ में। अब आता है मेन, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इससे पहले तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देख रहा था वो आपको कैजुअली इन्फॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पर जो लिखा है ये जो इन सभी के लिए है। अगर कोई भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से अलावा IT का है, HR का है, या पर्सनल ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अब बच्चों होता क्या है, होता ये है, एक बैंक में एक रूल है, बैंक में एक फार्मूला होता है 80-20, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ, 80:20, ठीक है, 80:20। ये अनुपात का चिन्ह है, सिंबल है 80:20। ये क्या कहता है, बैंक में 80 जो कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए आप, उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है, चाहे वो IBPS क्लर्क हो, AF हो, चाहे आपका PO हो, चाहे आपका RRB SO हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, कोई भी हो, उसमें जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 100 नंबर का होता है। 100 में से ही आते हैं आपके नंबर, 100 में से 20, 100 में से 30, 100 में से 50, 100 में से ही कट ऑफ लगती है। अब 80-20 रेशियो का मतलब है कि अगर 80 नंबर आपका रिटर्न होता है और 20 नंबर आपका क्या होता है, थ्योरी होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंटरव्यू होते हैं। 20 नंबर आपके किसके होते हैं स्टूडेंट, इंटरव्यू के होते हैं। 80 नंबर आपके किसके होते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं। जो भी आप रिटर्न एग्ज़ाम करोगे, जैसे आपका 60 क्वेश्चन होते हैं एग्रीकल्चर के, उनको 80 में कन्वर्ट कर लेते हैं बाद में, और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू रख देते हैं, तो यानी कि 100 माना जाता है। इसी तरह बैंक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में जो RRB SO होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होता है, उससे भी इस तरह कहते हैं। जैसे IBPS PO हो गया, क्लर्क हो गया, उसको भी ऐसे ही कहते हैं कि वहाँ पर जो 100 नंबर का रखा जाता है फाइनल जो होता है वो 100 का होता है। अब ये 80-20 रेशियो मैंने क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा कि आप क्या कीजिए, आप देखो 80-20 रेशियो क्या कहता है कि आप 20% पढ़ो, आप 20% पढ़ो कि आपके 80% नंबर आए, आप 80% मत पढ़ो कि आपके 20% नंबर आए, ठीक है। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 20% पढ़ो, सिलेबस का आपको 20% ही पढ़ना है। जो मैं बताऊँगा आज, आपके 80% नंबर आ जाएंगे, ये कंफर्म है। अगर आप 80% पढ़ के 20 नंबर लाओगे तो बेकार है। आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो, आप वो चीज़ें भी पढ़ रहे हो जो नहीं आएगी, वो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आएगा नहीं है आपके एग्ज़ाम, वो बेकार है, ठीक है। अब आपको मैं 20% कौन सा हिस्सा बताना चाहता हूँ, मैं 20% बताना चाहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आनेगा, प्री एग्ज़ाम के लिए 20%, जो आपको 80% नंबर दिया जाएगा कम समय में। 20% बताऊंगा, 20 से भी कम ही बताऊंगा, जो आपको 80% नंबर देगा, ठीक है। अब आप कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ से बात कर लेते हैं, रीजनिंग से बात कर लेते हैं। चलो, जब इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखा है इंग्लिश, तो इंग्लिश से बात कर लेते हैं। अब इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारा डाउट होता है कि 50 क्वेश्चन होते हैं सर, 25 नंबर के होते हैं, कैसे होते हैं सर, 1 नंबर भी नहीं आता, 5 नंबर भी नहीं आती। ऐसा नहीं है। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या करना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर 1 चीज़ आपको पैसेज, 20% में बता रहा हूँ मैं, 20% पैसेज पढ़ना है।
पैसेज तो ज़रूर आएगा आपको। 20 को दो पैसेज आते हैं, अगर आपने एक पैसेज भी कर लिया तो 10 क्वेश्चन तो यहाँ पर आप आराम से कर लोगे। ठीक है, मुझे पता है लेंथी भी होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे, द हिंदू की रीडिंग अगर आप अच्छे से करते रहोगे, वोकैबुलरी आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एंटोनिम सिनोनिम्स जो होते हैं 2-2 3-3 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम्स की ज़रूर आती है। ठीक है, और वहाँ से आप एंटोनिम सिनोनिम्स मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको पैसेज से मिल जाएंगे। तो अगर 20 में से अगर आपने 10 क्वेश्चन भी वहाँ टाइप कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। एक पैसेज पर फोकस करो। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक कौन सी सर? सिंगल वाले, कैसे वाले? फिल इन द ब्लैंक, जिसको आप बोलते हैं खाली स्थान भरो। क्या बोलते हैं? खाली स्थान भरो। डबल वाले करने हैं। कौन से करने हैं? डबल वाले। ये अच्छे से तैयार करो। डबल ठीक है, डबल फिल इन द ब्लैंक। डबल आते हैं, एक लाइन यहाँ पर लिखा द हिंदू न्यूज़पेपर, ऐसे करके फिर यहाँ पर भी एक लाइन डबल आप समझते होंगे। जो बच्चे अगर किसी को नहीं पता है, ऊपर लिखना ना यूट्यूब पे कहीं पर भी डबल फिल इन द ब्लैंक आ जाएंगे। ठीक है, वो करना है बस। 2 चीज़ें होगी। पहला टॉपिक मैंने बताया आपको पैसेज करना है, दूसरा मैंने बताया आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। पैसेज के अंदर ही मैंने एंटोनिम सिनोनिम्स भी आपको डिस्कस कर दिए। उसके बाद आपको करना है क्या? रीअरेंजमेंट में आपको क्या होता है कि जो पहला क्वेश्चन होता है, पहला और लास्ट का तो मिल जाता है, बाकी बीच के नहीं मिलते हैं, तो छोड़ दीजिए। उसका लॉजिक होता है, जैसे कहीं पर आया है, कहीं पर लिखा आता है सच एज लिखा आता है, वैन वाट एवर वैन एवर इस तरह लिखा होता है, तो मतलब हो लिखा आता है, वैन लिखा आता है। तो इस तरह की ट्रिक होती है कि ये पहले तो कभी हो ही नहीं सकते। पहला कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी स्पेसिफिक नाउन से शुरू होता है, द हिमालय, द इंडियन, इस तरह से शुरू होता है, द मैन, मतलब कोई भी चीज़ आप उसको उसमें से 2 ही निकाल सकती है आप। 5 आएंगे, 5 में से 5 नहीं करना है, आपको 2 करना है, पहला और लास्ट का। ठीक है, पहला और लास्ट का आपको आसानी से मिल जाता है। 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लोगे। पैसेज हो गया, फिल इन द ब्लैंक हो गया स्टूडेंट, रीअरेंजमेंट। उसके बाद है क्लोज टेस्ट। क्या है? क्लोज टेस्ट। बस यही करना है। पैसेज, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट के मैंने 2 आपको क्वेश्चन बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ना एरर को छांटना है। अगर आप पाते हैं अच्छी बात है, ये उनके लिए है जो केवल देखो स्टूडेंट, आपको इसमें केवल क्वालिफाई होना है, आपको इसमें PhD नहीं करनी है कि भाई मुझे नंबर ला के कितने में से आप मुझे इसमें से, यानी कि 150 क्वेश्चन में से 125 नंबर मार्क्स के हैं, 125 में से 100 नंबर लाने, ये टारगेट नहीं होना चाहिए। 125 में से 30-40 क्वेश्चन मार्क्स आने चाहिए जो मेरा क्रैक कर दे, जो मुझे मेंस के लिए लेके जाए। ठीक है, और देखो पेपर हार्ड होगा, क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन की जो वैकेंसी है वो 346 है, वैकेंसी कम है, इसलिए तो पेपर का लेवल हार्ड रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन पेपर के लेवल में ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया आपको, पैसेज बताया मैंने, डबल फिल इन द ब्लैंक आपको बताया, क्लोज टेस्ट मैंने बताया, रीअरेंजमेंट बताया, 110% आपके एग्जाम में आएंगे। कितने आएंगे? 110%। और आपके एक सिलेबस का जो आपको जो सिलेबस दिया हुआ है, कहीं भी जो डिस्कस करता है सिलेबस, जो इंग्लिश का एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस है, उसका मैंने 20% आपको कहा कि 20% पढ़ो, 80% नंबर आएंगे। उसका मैंने 20% भी नहीं बताया आपको, लगभग 10-15% बताया है। जो ये 4 टॉपिक स्टूडेंट अच्छे से करके जाएगा, द हिंदू की रीडिंग करिए डेली मॉर्निंग में, उसको समझने की कोशिश करिए क्या लिखा है। ये मत समझो कि उसका मीनिंग क्या, बस समझने की कोशिश करो कि हाँ ये एक क्वेश्चन है। उसको पैसेज को करने का तरीका क्या है? पहले क्वेश्चन को लिख लो जल्दी से, कौन से एक लाइन में क्वेश्चन क्या है, फिर ढूंढो उसको। ऐसा नहीं कि पहले पैसेज को पढ़ोगे फिर क्वेश्चन, नहीं, क्वेश्चन ये तो फिर आप क्वेश्चन ढूंढो और उसका मतलब क्वेश्चन देखो उसका आंसर, नहीं तो क्वेश्चन का कीवर्ड लिख लो। कीवर्ड समझते हो? मान लो कोई द फार्मर्स के बारे में बात आया है, द रिलीजन्स के बारे में बात आया है, कंट्री के बारे में बात आया है, रिवेन्यू के बारे में बात आया है, तो रिवेन्यू वहाँ पर लिख लो, और जैसे उस पैसेज में रिवेन्यू आएगा उसको ढूंढो और एकदम कर दो। ये होता है तरीका। बहुत सारे बच्चे होता है कि पैसेज को करने में भी 1 घंटा चले जाता है, 30-30 मिनट ले देते हैं, 20-20 मिनट, उनको पैसेज से निकलना ही भारी हो जाता है। कारण ये है कि वे सही तरीके से इसको हैंडल नहीं करते। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें, खूब हो जाएगा। उसके बाद है आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग में बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे होते हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 5 नंबर भी नहीं ला पाते, 2 नंबर भी नहीं ला पाते। रीजनिंग में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजनिंग में इनपुट आउटपुट मशीन 110% आता है आपके एग्ज़ाम में हर साल। इनपुट आउटपुट मशीन यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है फ्री में, कोई कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मिल जाएंगे। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का हो, चाहे वो लाइनिंग वाले हो, चाहे आपसे ऐसे पूछ ले आर बड़ा है या के बड़ा है, या फिर आपसे गैप कर दे छोटा, समझते हो आप, चाहे आपको बीच में एक सीरीज़ दे देते हैं और ब्लैंक कर देते हैं, बताओ इसका रिलेशन क्या होगा। जैसे मान लो आर से ये बड़ा है, फिर ये बता दिया, और फिर इसमें फिर इस तरह दे देते हैं कि भाई ऐसे दे देते हैं, मतलब ठीक है। और ये फिर इसमें दे देते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं मान लो, और ये दे देते हैं और ऐसे कर देते हैं, और सॉरी माफ़ करो, इस तरह के देते हैं। और यहाँ पर भरना होता है कि आपको यहाँ क्या आएगा, यहाँ बताओ यहाँ क्या आएगा, इनके बीच में क्या आएगा, इस तरह से भी आएगा। इनइक्वालिटी के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ये 5-10 मिनट का टॉपिक है, मैं आपको भी इसको करा दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 टॉपिक मैंने बताया आपको, इनपुट आउटपुट होगा, इनइक्वालिटी हो गया। उसके बाद पजल सर कौन सी, बहुत सारी पजल है सर। सर्कुलर पजल, एक तो सर्कुलर वाली पजल तैयार करना, एक आपको करना डायरेक्शन वाली। 5 आदमी सामने बैठे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, डबल वाली करना, सिंगल वाली मत करना, डबल वाली करना। ये फिर निश्चित वाली करना कि भाई कंफर्म नहीं है, एक लाइन है उसमें कुछ आदमी बैठे हैं, किसी कुछ कम उत्तर की तरफ है, कुछ कम दक्षिण की तरफ है, कुछ साउथ की तरफ फेस है, कुछ नॉर्थ की तरफ फेस है। निश्चित वाली करना मतलब अनिश्चित वाली करना, अनसर्टन वाली करना, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। में वाली मत करना कि पजल में ये ब्लड वाली का में बैठ गए आप, नहीं हो नहीं पाएगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आपका जो टाइमिंग होता है वो बाउंड टाइमिंग जो होता है वो आपको इतना ही दिया जाता है, ठीक है, उसमें मत बढ़ना। सर्कुलर वाली करना और आपका डायरेक्शन वाली करना, यानी कि जो लाइनर वाली जो होती है ना, डबल लाइन वाली, कि भाई 5 आदमी 10 आदमी उत्तर की तरफ, 5 आदमी उत्तर की तरफ है, 5 आदमी दक्षिण की तरफ वाली है। इस तरह की पजल आपको करना है। तीसरा पहला मैंने आपको बता दिया था इनपुट आउटपुट, दूसरा इनइक्वालिटी, तीसरा मैंने आपको बताया पजल, ठीक है। और पजल में भी मैंने आपको बताया सर्कुलर बेसिक पजल जो मीडियम होती है, जो IBPS RRB PO का जो पेपर होता है उसका जो मेंस होते हैं वे वाली पजल। ऐसा नहीं मत करना कि भाई PDK निकाल के बैठ जाओ, या फिर आप SBI PO की बैठ जाओ, निकलेगी नहीं, क्योंकि हार्ड होती है काफ़ी, ठीक है। तो बस में लॉजिक देखते हैं, क्वेश्चन का लॉजिक देखा जाता है, और लॉजिक ही हार्ड बनाता है क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह से आप उसको कर लेना पजल को भी। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 3 हो 4 हो 5 हो, हमेशा आते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ओके। तो ये मैंने आपको बताया 4-5 टॉपिक। इसमें से अगर आपने जो भी मैंने अगर टॉपिक बताया है अभी, जैसे मैंने अभी बताया आपको इनपुट आउटपुट, आपको इनइक्वालिटी मैंने आपको बताया, कोडिंग डिकोडिंग मैंने बताया आपको, और पजल मैंने बताया, इनको आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके 10-15 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ 20 नंबर आ जाएंगे, नहीं, 10-15 नंबर तो 15 नंबर तो ज़रूर ही आ जाएंगे, क्योंकि मैंने लगभग कोडिंग 5 नंबर आते हैं, इनइक्वालिटी के 5 नंबर आते हैं, और इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन आते हैं, 15 तो ये हो गए, और 2 मैंने आपको पजल बताए, 15-25 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ 25 नंबर आपको 50% सिलेबस मैंने आपको 50% मार्क्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर आप इसमें से 25 में से अगर आप 15 तो ला दोगे ना, बस 15 चाहिए, ज़रूरी थोड़ी कि अगर हो सकता है कि आपके 20-20 में आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग को अच्छा बनाओ, ठीक है। अगर क्वांट अच्छा है तो क्वांट को अच्छा बनाओ, ताकि आप इक्वल वहाँ पर जो मेरिट लगेगी वो सभी क्वेश्चन, सभी मार्क्स को, सभी सब्जेक्ट को लेकर लगेगी, ठीक है। बाकी है फिर तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप कैसे करोगे? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सर DI नहीं हो रही मेरे से, सर मैं क्या करूँ, मेरे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो रहा है सर, अप्रोक्सीमेशन नहीं हो रहा है सर। तैयारी करो आपको अगर आपको क्वांट अच्छा नहीं है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप देखो DI आती है 3-4, लेकिन होती हैं 1 या 2 DI
आती तो बहुत सारी है, 3-4 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2-3 सेट होते हैं, लेकिन होता केवल थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आती है, लेकिन एक तो ज़रूर हो जाएगी। एक डीआई तो हर स्टूडेंट करके आता है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, चाहे वो टेबल वाली पजल दे दी जाए, सर्कुलर वाली पजल टेबल वाली डीआई दे दी जाए, सर्कुलर वाली डीआई दे दी जाए, इस तरह से, ठीक है। कि कुछ 5 महिलाएं हैं, इस तरह से बच्चे ये टेबल दे दें तो रेशियो बताओ मेल और फीमेल का, इस तरह से हैं, डीआई तो आएगी। अब आपको डीआई तो एक करनी पड़ेगी ज़रूर, अगर आपको 5 नंबर लेने हैं तो। देखो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल 110% आएंगे और आप करेंगे। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं, आसानी से तुम समझ में। अप्रोक्सीमेशन जरूर करके जाइएगा, अप्रोक्सीमेशन आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के। रॉन्ग नंबर सीरीज आती हैं, बिल्कुल आएगी, 110% आने की संभावना हर साल आती है। रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी आपके एग्ज़ाम में। अगर आप नंबर सीरीज करना चाहते हो तो नंबर सीरीज भी आप कर सकते हैं। अगर अप्रोक्सीमेशन आया तो नंबर सीरीज नहीं आएगी, अगर नंबर सीरीज आया तो अप्रोक्सीमेशन की संभावना कम है। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज का मतलब होता है कि 2, 5, 7, 8, 9 दे दिया, तो इनमें से गलत कौन सी है, उस गलत को छांटना है। तो देखो आप लगभग 20 मार्क्स मैंने यहाँ पर बताए, लेकिन अगर आप यहाँ 10-15 भी अगर आप ले लेंगे, 15, क्योंकि पेपर का लेवल आपकी बार हार्ड रहेगा, देख लेना आप, इसका एग्ज़ाम का लेवल डिफ़िकल्ट रखा जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट 346 है भाई। ऐसा नहीं है कि 600, 500, 600 है की बार, कैंडिडेट को 346 हैं, 346। प्री के लिए तो इतने ही होंगे, प्री और मेंस के लिए तो इतने ही होंगे भाई, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि आपको ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ 20-20, 40, ये टॉपिक तो आपको अच्छे से करने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है। 15-15, 20-20 नंबर आपको रीजनिंग मैथ में लाने पड़ेंगे। रीजनिंग में भी 20-20 क्वेश्चन आपको 15, 18, 19 को मार्क्स इस तरह लगभग। और आपको इंग्लिश में भी कम से कम 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 10, तब जाके ये 40-50 पे आप बैठोगे, क्योंकि कट ऑफ भी बढ़िया जाएगा और पेपर का लेवल भी अच्छा रखा जाएगा। क्योंकि निकालने हैं ना भाई, छांटने हैं उनको, ऐसा नहीं करना कि सभी को बुलाने हैं, नहीं। 15 एक सीट पर अगर आप 15 को भी बुलाएंगे तो 15 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, किससे, 3, 4, 6 से। मैं बता देता हूँ, 3, 4, 6 से मल्टीप्लाई कितने करें, 15 करेंगे। अब देख लीजिए 15 × 45, अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये 350 स्टूडेंट्स हैं भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 मिनट, तो लगभग यानी कि अगर बात करें तो 5200-5100 कुछ बच्चे आएंगे, 5200 के करीब, ठीक है। वो आप लोग देख लेना, ठीक है, 5200 के करीब स्टूडेंट देख लेना लगभग आएंगे मेंस के लिए, क्योंकि एक सीट पर 5 बच्चों को बुलाते, 15 बच्चों को बुलाते हैं, फिर उसके बाद 5 कर देते हैं मेंस में, ठीक है। देखो IBPS का कोई ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि 15 बुलाएंगे, 10 बुलाएंगे या 5 बुलाएंगे, ऐसा कंफर्म कभी नहीं होता है। वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या मिले, मौका मिले, बस यही उनका उद्देश्य होता है, ठीक है। ठीक है विद्यार्थियों, तो कट ऑफ को भी लेके काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में होगी। देखो कट ऑफ के बारे में कोई भी अगर बताता है तो गलत बताएगा। कट ऑफ कोई डिस्कस नहीं हो सकती बिल्कुल भी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, जब, ठीक है। देखो मैंने RRB करा है अभी की बार, मैंने IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को 2 बार क्रैक किया है, लगभग 2 बार मैं गया हूँ और 1 बार इंटरव्यू में भी गया हूँ। और RBSO को लास्ट ईयर में दे के आया हूँ, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो मेरी चेकआउट कर सकते हैं, उसको मैंने क्रैक किया इंटरव्यू, मैंने उसका आर्यावर्त ग्रामीण बैंक मेरा लखनऊ में हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी है इस बारे में, ठीक है, मैंने क्रैक किया है इसलिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वे समझ पा रहे होंगे मेरी बात, कि जो फ्रेशर होगा उसको समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि जो उसको पढ़ाया जा रहा है, देखो जो आप कोर्सेज में जो पढ़ते हो ना स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि IBPS AFO में आपको कोर्स की कोई ज़रूरत होती है, बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी कंटेंट फ्री है, बस आपको ये पता होना है। प्री हो सकता है कि लोग मेंस के लिए ले ले, प्री के लिए, प्री में देखो क्या होता है कि कोचिंग में क्या होता है कि जो चीज़ें आपको नहीं है, आपको जो चीज़ें नहीं पढ़नी है वो भी पढ़ाई जाएगी। क्यों पढ़ाई जाएगी? क्योंकि आपका टाइम ख़राब करना है उनको, ठीक है।
आपसे पैसे लेने हैं। अगर आपको उन्होंने एक महीने, मान लो मैंने ये 4-5 चीज़ आपको बता दी और मैंने एक हफ्ते में आपको सिखा दी, तो कौन आएगा पढ़ने के लिए? भाग जाएंगे एक हफ्ते के बाद, कहेंगे नहीं सर हो गया हमारा। तो इस वजह से क्या कहते हैं, वे लेंथ को आपकी जो क्लासेस हैं वो 3-3 महीने तक चलाते हैं। जो आपके क्लास की कोई मतलब आपके एग्ज़ाम की कोई चीज़ है ही नहीं, आपके एग्ज़ाम में वे चीज़ आएंगी नहीं, बस उन्हीं को पढ़ाते रहते हैं। कभी ये पढ़ा दिया टॉपिक, कभी वो पढ़ा दिया, तो ये सब चीज़ें हैं। बट हमने महिंद्रा कोचिंग सेंटर ऑफलाइन ज्वाइन किया था, तो इस वजह से हमें जानकारी है। हमने कभी ऑनलाइन कोर्स को परचेस नहीं किया है। तो हम भी आपसे रिकमेंड करेंगे कि आप ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मत पढ़ें। अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो मुझे यूट्यूब से पढ़े, बहुत सारी चीज़ें फ्री में हैं, ठीक है। अडर 24/7 की एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी डेली आती हैं मैथ, रीजनिंग, क्वांट। जो मैंने टॉपिक बताए हैं, आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आज के लिए इतना ही रखता है स्टूडेंट। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा आगे भी, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में, मेंस के बारे में, सभी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करता रहूँगा। तो ठीक है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे आपको